दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वास्तविकता की बेला है। सच्चाई के परिणाम किया जा सकता है और सोशल मीडिया पे थोड़ी दहशत है। दहशत क्यों है? क्योंकि इस देश ने छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम को देखा है, जहाँ पे हिंदुस्तान का सारा मीडिया इंक्लूडिंग गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की बता रहा था। लेकिन काउंटिंग में क्या हुआ ये ईश्वर जाने, परिणाम पलट गए। यद्यपि हरियाणा में ऐसा होने की चांसेस अब नहीं है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का चुनाव था वो माहौल और था और आज का माहौल बहुत बिल्कुल बदला हुआ है। लेकिन डर और दहशत है कि कुछ खेला तो नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। छत्तीसगढ़ में भी सारी मीडिया कांग्रेस को जिता रही थी, लेकिन जीत भाजपा की हुई, इसलिए जीत हमारी होगी। अब दोस्तों, जीत और हार किसकी होगी, वास्तविकता से सीधा परिणाम की तरफ चलेंगे और परिणाम आज हम लोग को मिलना शुरू हो जाएंगे। 12 बजे तक मोस्ट प्रॉब्ली सारी जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों, आज जो हमारा विश्लेषण है, जो हम लोग जो विश्लेषण दे रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों को मद्देनजर हमने देखा है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 2023 तक उनका बहुत अच्छा वक्त रहा। 2014 मतलब 4+1 यानी 5 का अंक, और 2023 3+2 यानी 5 का अंक। यानी कहने का मतलब बहुत साफ है, जो 5 का अंक था तब तक तो मोदी सरकार देश के अंदर मजबूती से खड़ी रही, और जैसे 5 का अंक बदला और 2024 लगा यानी 4+2 यानी 6, उसके बाद इनका अंक बिगड़ने लगा और अब बिगड़ते ही जा रहा है, आगे और बिगड़ने की उम्मीद की जा रही है। कारण बहुत साफ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर चुनाव भाजपा हार जाती है, जिसकी उम्मीद पूरी है, तो महाराष्ट्र और झारखंड भी इससे बचा नहीं रह पाएगा। आगे दिल्ली में उम्मीद वैसे भी कुछ नहीं है, और उसके बाद बिहार, जहां की स्थिति तब तक बिल्कुल पलट जाएगी। पता नहीं नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। अभी परिस्थितियां काफ़ी बिगड़ी हुई हैं। ऐसे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। ऐसे में जो संघ को सबसे ज़्यादा आशंका थी इस दिन को, संघ ये दिन नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि वास्तविकता का अनुभव भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हो और इस समय रहते वो ऐसा कदम उठाएं जिससे इससे बचा जा सके, क्योंकि इसी समय का दोस्तों, इसी समय का संघ को डर, भय था, दहशत थी कि अगर ऐसे वक्त आ गए तो फिर भाजपा को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल होगा। और अभी गिरती जा रही है, और जब गिरने का फायदा, जैसे शेयर मार्केट की कंडीशन हो गई है, जब गिरेगी तो गिरती जाएगी, जब खड़े होने की बारी आएगी तो देखा जाएगा। और सवाल इस बात का है कि अगर आप गिर रहे हैं तो दूसरा मजबूत हो रहा है, अगर दूसरा मजबूत नहीं होता तो बढ़ने की चांसेस ज्यादा होती। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले नरेंद्र भाई मोदी, आज फिर मैं एक बार कहूंगा, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और जनता का विश्वास दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। और यही कारण है कि एक बची उम्मीद जम्मू कश्मीर, वो भी आज उस पर बट्टा लग गया, उनकी आस पर, उनकी सोच पर, उनकी भविष्य की योजना पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिसकी सारे सर्वे में अभी तक सरकार बनती दिखाया गया है, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर का एक अन्य प्रमुख जो दल है पीडीपी, उसने साफ कहा है किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की सरकार में उपस्थिति दर्ज नहीं करने देंगे। हमारा पूरा समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को है।
अब उम्मीद बदल गई। अगर पीडीपी किसी तरह भाजपा के, जो राम माधव को इसलिए वहां भेजा गया था, पिछले बार उन्होंने खेल किया था कि अगर राम माधव मुफ्ती से ये मैडम सईद को ले आए तो शायद खेल पलट सकता है, लेकिन राम माधव शायद असफल हुए। अगर पीडीपी भाजपा के साथ चली जाती तो भाजपा की सरकार बनना लाजमी था, लेकिन पीडीपी ने बिना समर्थन मांगे साफ कह दिया है कि हमारा समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को रहेगा और हम चाहेंगे कि जो सरकार है जम्मू कश्मीर में वो किसी भी कीमत पर नरेंद्र भाई मोदी से रिलेटेड भारतीय जनता पार्टी सरकार न बने। अब दोनों राज्यों की स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई। दोस्तों, हम डिटेल में आते हैं जी, इस पूरे जो स्क्रिप्ट लिखी गई है और जो कल चुनाव परिणाम आ रहा है, इसके बाद परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, इस चुनाव का इम्पैक्ट आगे कैसा पड़ेगा। इसके पहले कि हम आगे आपको बताएं, आपसे गुजारिश निवेदन जो हमेशा हम आपसे करते आए हैं कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपका चैनल है, इसकी खूबसूरती, इसको बढ़ाना ये आपका परम कर्तव्य है। मैं आपसे निवेदन करूँगा, और जो लोग अभी आपके दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं आर्थिक रूप से, वो डिस्क्रिप्शन में जा करके डिटेल्स है वहाँ दे सकते हैं। अब दोस्तों, इस परिणाम का तो जो भी हर्ष होगा वो कल सुबह पता चलेगा सॉरी। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी भी सच्चाई की जो पराकाष्ठा है वो अपने ईगो को साइड नहीं कर पा रहा है। वो ये उम्मीद ही नहीं कर पा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व वाली सरकार कभी भी हिंदुस्तान के अंदर हार सकती है, और शायद यही उसकी कमजोरी उसको ले डूबी। इसी कमजोरी का एहसास संघ लगातार उसको करा रहा था, लेकिन उसे संघ की एक न सुनी। चाहे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात चल रही हो, चाहे तमाम मुद्दों की बात चल रही हो, संघ की बातों को दरकिनार करना आज भाजपा को महंगा पड़ रहा है। अभी जो हरियाणा में पता चला है दोस्तों कि संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के खुद की जो कार्यकर्ता थे वो खुद वोट डालने नहीं निकले। इतनी निराशा, इतनी हताशा अगर भाजपा और भाजपा के वोटरों के बीच में है, तो अगर उनके अंदर जोश नरेंद्र भाई मोदी ने भरा था, तो हार और निराशा और हताशा का कारण भी नरेंद्र भाई मोदी होंगे, क्योंकि जो भी वोट पड़ते थे वो मोदी के नाम पे पढ़ते थे। अगर आज वोट नहीं पढ़ रहे हैं तो मोदी के नाम के कारण नहीं पढ़ रहे हैं। ये टक्कर शक्कर तो आते रहते हैं, इनका कुछ नहीं पता है। अब दोस्तों, इन परिस्थितियों को देखते हुए कल सुबह जब आज सुबह आप देखोगे कि परिणाम वही आ रहे हैं जिनके अनुरूप पहले से सर्वे में कहा गया था। लेकिन इसमें विपक्ष इस बार बहुत सतर्क है, वो जानता है कि खेला कभी भी हो सकता है। इसीलिए मजबूती की सरकार दोनों राज्यों में कैसे बने, इसकी पूरा अंकगणित उसने तैयार कर लिया है। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर में भाजपा को एक फायदा यह है कि मनोज सिन्हा डिप्टी जो वहाँ पे कि क्या नाम है गवर्नर हैं, वो 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। यानी कि अभी तक कहा जाता कि जम्मू कश्मीर 90 सदस्यीय विधानसभा है, सही मायने वो 90 नहीं 95 है, 95 है, क्योंकि 5 सदस्य को वो नॉमिनेट करते हैं और जिसको मनोज सिन्हा नॉमिनेट करेंगे आप जान सकते हैं वो भाजपा का वोटर ही होगा। वो वोट उसी को अपॉइंट करेंगे जो भाजपा को वोट दे। यानी कि मिनिमम 48 सीट चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए, जरूरी 45 नहीं चाहिए। ऐसे में 5 सीटों का फायदा भाजपा को पहले से है। लेकिन चूंकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ गई, इंडिया गठबंधन के साथ आ गई है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि भाजपा की चांसेस यहां काफी कम बची है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है।
अब भाजपा को डर क्या सता रहा है? हरियाणा गया, जम्मू कश्मीर गया, महाराष्ट्र झारखंड का क्या होगा? उसके बाद दिल्ली और बिहार इससे अछूते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तमाम सर्वे के अकॉर्डिंग मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अभी महाराष्ट्र में जो सीटों का इनका लेन देन होगा उसमें ये दल आंखें दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार बना लेते तो भाजपा एक बड़े भाई होने का सपना अपना पूरा कर पाती, लेकिन अब इसमें मुश्किल आएगी। अब यही जो उसके छोटे दल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेना चाहेंगे कि साहब आप तो हार रहे हो, शायद हम बचा लें आपको। ऐसे में महाराष्ट्र में पहले तो वो सीटें आप पूरी नहीं मिल पाएगी भाजपा को जो पहले चाहती थी। दूसरी बात क्या है कि उसका ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है, और जब ग्राफ गिर रहा है तो महाराष्ट्र बचेगा कैसे? जोड़ तोड़ की सरकार, तोड़फोड़ की सरकार बनाने के बावजूद आज अगर आप फिर दरकिनार होते हो लोकसभा चुनाव के परिणाम की तरह, तो फिर भाजपा और संघ का क्या होगा? संघ का तो हेड ऑफिस ही है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में अगर हारोगे तो फिर कहां जाओगे? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न भाजपा के सामने खड़ा हुआ है। इसलिए भाजपा किसी कीमत पर महाराष्ट्र नहीं हारना चाहती, लेकिन उसके चाहने न चाहने सब कुछ होने वाला नहीं है। अब तो ट्रेन चल चुकी है, जिसको बैठना तो बैठ गया, जिसको खड़ा रह गया खड़ा रह गया। वहीं जम्मू कश्मीर में जो निर्दलीय हैं वो भी सरकार के गठन के ऊपर आंख लगाए बैठे रहेंगे। उनका मानना यह होगा कि अगर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कांग्रेस बना रही है तो कुछ निर्दलीय भी मंत्री बनना चाहेंगे, और वो निर्दलीय फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे, ना कि भाजपा के साथ। तो ये दो स्टेट की स्थिति बहुत साफ हो गई दोस्तों। झारखंड और महाराष्ट्र भाजपा की टेढ़ी खीर है। अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें, कौन सा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अब विपक्ष बहुत सतर्क है। वो किसी तरह की गतिविधियों पे, हर तरह की गतिविधि उसकी नजर है। कोई खेला होगा तो बड़ा खेल करने को तैयार है। ऐसे में ये बात तय हो चुकी है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में भाजपा कोई गोट सेट करना चाहेगी, शायद कोई ऐसा कोई रीज़न हो जिससे कि हम कोई ऐसी चीज़ पैदा कर सकें जिससे कि कोई दरार पैदा हो जाए। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री तक डिसाइड हो चुका है। हरियाणा में इंटरनल हुड्डा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम हो जाएं दोनों जगह। हो सकता है कि कांग्रेस के और पीडीपी के एक एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं जहां पे आप कोई भेदभाव करके, किसी को गुटबाजी करके, तोड़फोड़ करके किसी को अलग कर सको। अब सवाल दोस्तों एक चीज और है कि जीत का श्रेय हर जगह भाजपा के अंदर नरेंद्र भाई मोदी को दिया जाता है। ये जीत नरेंद्र भाई मोदी की जीत है, तो ये हार किसकी जीत होगी? ये हार में भी जीत किसकी है? नितिन गडकरी की, वसुंधरा राजे की, संजय जोशी की, या संघ की? क्योंकि अब संघ अपना निशाना, अपना एजेंडा सेट करने में कोई कोताही नहीं करेगा, और इस समय की जो दरकार है वो भाजपा चाहेगी कि लोग कॉपरेट करें, लेकिन कॉपरेट कहां से करेंगे? 10.5 साल तो आपने इनको जीने ही नहीं दिया। इसी मौके की तलाश तो इनको थी, और जो भी एजेंडा सेट होगा वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और खासतौर से गुजरात लॉबी के विरुद्ध ही होगा। अब सरकार और संगठन को संभालना बहुत मुश्किल काम है। लग तो ऐसा रहा है कि भाजपा का आला कमान बेबस हो चुका है। उसके पास साहस नहीं बचा है कि हम कैसे। अभी मैं 2 दिन पहले की जो महाराष्ट्र की रैली हुई है मोदी जी की, उसको देख रहा था। जो शब्दावली थी वो कहां जा रही थी? अंदर से डर और भय साफ नजर आ रहा था।
बार बार वो कांग्रेस को ताना बाना बुन रहे थे, कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस ये कर देगी। अगर कांग्रेस जो करना है वो तो करेगी ही। आपने जो 10 साल में किया है वो तो जनता को बताइए, उससे तो रूबरू कराइए, शायद उसको देख कर के जनता आपको वोट दे दे। अब क्या बताओगे कि शिवसेना तोड़ के हमने सरकार बनाई, आपने हमें दरकिनार कर दिया था? आप ये बताओगे? आप बोलोगे हमने एनसीपी तोड़ी इसीलिए कि हमें सरकार बनानी थी, क्योंकि आज जनता ने हम पर विश्वास नहीं किया। हमने कांग्रेस को तोड़ा इसलिए कि हमें सरकार बनानी थी, क्योंकि जनता ने अगर भाजपा को दरकिनार किया था तो भाजपा ने इस सरकार को हड़पा है और सबसे भ्रष्ट व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको जेल में जाने की बात नरेंद्र भाई मोदी करते थे, अजीत दादा पवार। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली और बिहार का क्या होगा? महाराष्ट्र और झारखंड के बाद दिल्ली और बिहार की भी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की जा चुकी है। अब सवाल इस बात का है कि इन चारों स्टेट की चुनाव के बाद नायडू और नीतीश कुमार के तेवर क्या होंगे। अगर कलेवर भी बदल गए तो केंद्र की सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो खुद चाहते हैं, काम वो करना पड़ेगा जो आपके सहयोगी चाहते हैं। और इसी दिन से नरेंद्र भाई मोदी डरते थे, वो ये दिन नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनकी आदत एक ऐसे प्रशासक की रही, एक ऐसे डिक्टेटर की जो चाहता वो करता है। अब जो लोग चाहते हैं वो करना पड़ेगा, यही दिन से हर आदमी बचना चाहता था। कि अब इस परिस्थिति में किया क्या जाए। अब गुजरात लॉबी इसलिए परेशान है कि जो उसकी परिक्रमा थी, जो उसकी सोच थी, वो सोच की चल रही थी कि ये सरकार चलाना सिर्फ मेरा काम है, हम सरकार कैसे चलेगी, कहां चलेगी, ये मेरा काम होगा। एमपी और राजस्थान में सरकार तो बन गई, लेकिन आगे ये संख्या बढ़ती नहीं दिख रही, बल्कि घटती दिख रही है। दिल्ली में उम्मीद वैसे भी नहीं है, बिहार में उम्मीद है। अब नीतीश कुमार का क्या तेवर होगा? वहां पे आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। अगर ये झगड़े होते रहे, सरकार हारती रही, तो इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ आगे दिल्ली और बिहार को भी ले डूबेगा। अब ओवरऑल स्थिति आती है कि इस परिणाम को अगर सही मान लिया जाए तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होता है, यानी अब संघ एग्रेसिव तो होगा, लेकिन डर और दहशत उसके अंदर भी आ गई है, क्योंकि संघ का सारा जो जोश है, जो उसका आइडियाज है, जो उसका संकल्प है, वो सरकार के रहते ही पूरा हो सकता है, और सरकार भाजपा की रहते हो सकता है, और कोई सरकार के साथ उसका कोई लेन देन है ही नहीं है, कोई कायाकल्प है ही नहीं है, कोई उसका दस्तूर बातचीत है ही नहीं है। तो भाजपा की सरकार होगी तभी तो इसका एजेंडा सेट होगा। जो सबसे बड़ी जो पीड़ा थी संघ की वो ये थी कि भाजपा की सरकार 29 पे भी आए, 24 में भी आए, तभी हम अपने एजेंडे को पूरा कर पाएंगे। और इसीलिए उसकी पीड़ा, उसकी दर्द उसके शब्दों में, उसकी शब्दावली में नजर आते थे, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने वो अपने एजेंडे को नहीं खोल पाए। और दोनों की ये दूरी ने आज संघ के जो स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो लाखों कार्यकर्ता हैं, उनसे दूरी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भाजपा का कार्यकर्ता भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, और जो स्वयंसेवक है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ काम नहीं करना चाहता। अभी हरियाणा में बहुत सारे स्वयंसेवक गए थे, बहुत बड़ी मेहनत की उन्होंने। मैंने उनसे पूछा तुम्हें क्या मिला? हम लोग तो पार्टी के लिए गए थे, संघ का आदेश था, प्रचार का आदेश था, हम लोग वहां के प्रचार करने के चले आए। हमें तो लग रहा है सब कुछ ठीक है, हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, लेकिन बहुत सारे हमारे स्वयंसेवक थे जो वहां जाने से मना कर रहे थे। गए तो उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि उनकी सोच अब बदल चुकी है। उनका कहना है भाजपा
हम लोग को एक बंधुआ मजदूर समझती है कि हम तो जाएंगे ही, हम तो करेंगे ही, हम उसको कैसे भी ट्रीट करें। और ये सोच है, यही भाजपा के कार्यकर्ताओं में बैठ गई है कि जो भी उद्धार होना है ऊपर वालों का होना है। टिकट जो कांग्रेस से टपकेगा उसको मिलेगा। ये कांग्रेस के विरोधी हैं, लेकिन कांग्रेस के बगैर भाजपा का जीना, जिंदगी नहीं चल सकती है। भाजपा बिना कांग्रेसियों की नहीं चल सकती है, न चल रही है। मंत्री हो या संतरी हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के इशारे पे बनता है। कांग्रेस के जो लोग छोड़ चुके होते हैं। और ये आरएसएस ने 6 महीने पहले, साल भर पहले बार बार इस बात का एहसास कराया था कि इन भगोड़े नेताओं को लाल बत्ती देना बंद करो, इनको सम्मान देना बंद करो। तुम दूसरों को तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम खुद टूट रहे हो, वो मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे भगोड़े जो उनके नहीं हुए, वो तुम्हारे क्या होंगे। लेकिन भाजपा ने ऐसी बातों को हमेशा दरकिनार किया। अपने मुख्य पृष्ठ पे जो है क्या नाम है, संघ ने कई बार लिखा, कई बार आगाह किया, लेकिन भाजपा वो थी कि जो कुछ ना सुनती थी न मानती थी। उसको लगता था जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। सत्यमेव जयते। असत्यमेव जयते का मतलब आज क्या होगा 12 बजे के बाद, ये पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, आपको ये हमारा संकलन, हमारा एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई भी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप जाके दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा।